नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ सीहोर से लोकेंद्र सिंह ठाकुर जो बेस्ट क्लासेस के डायरेक्टर हैं और साथ में मौजूद है अनुराग वर्मा जो बेस्ट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। आप दोनों का ही लक्ष्य में बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप एक कोचिंग के डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर होने के नाते सर्वप्रथम बताइए अपने संस्थान के बारे में। आपकी संस्थान कैसे काम करती है, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और किन क्लासेस के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं? जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया जो मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। हमारी कोचिंग सीहोर में बेस्ट क्लासेस के नाम से है, जो कि विगत 12 सालों से काम कर रही है। ये मेरे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने 2012 में स्टार्ट करा था और वो स्टार्ट करा था उन्होंने मैथमेटिक्स से। अब मैथमेटिक्स के बाद जैसे जैसे बच्चों का इंटरेस्ट बनता गया तो बच्चों के इंटरेस्ट के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करे गए, तो मैं वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करा। ठीक है, तो फिजिक्स के बाद जैसे जैसे और बच्चे बढ़ते गए तो बच्चों की और रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमने अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करे। तो फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, देन उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम भी स्टार्ट करी और कॉमर्स के बाद और हम आज के टाइम पे अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि 5th क्लास से 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट के टीचर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के हम अच्छे से स्पेशलिस्ट कोर्स के लिए बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। जी, बेहद अच्छी बात आपने सर बताई कि 5th क्लास से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स आपके पास हैं। कितने सालों से आप छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और अपने बारे में भी बताइए कि कैसे आप टीचिंग में आए, कैसे आपने टीचिंग प्रोफेशन को चुना? जी मैंने 2011 से 2012 तक अपना इंजीनियरिंग करा हुआ है और उसके बाद एमटेक करा था। देन एमटेक के बाद मेरा फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने जॉब को ना चुनते हुए मैं प्रोफेसर बनना चाह रहा था। तो प्रोफेसर में क्या होता कि जैसे बच्चों को पढ़ाने स्टार्ट करा तो बच्चों को बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत ही वीक था। तो फिर डिसाइड करा गया कि पहले बेसिक क्लियर करा जाए। तो बेसिक के लिए आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों को साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो इसीलिए हम कोचिंग इंस्टीट्यूट वैसे रन हो रहा था, तो रन करते टाइम हमने डिसाइड करा कि हम साथ में बच्चों को साइंस का भी अलग से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो साइंस में फिर वहाँ से धीरे धीरे जो कहानी है वो शुरू होती है। जी बिल्कुल, यानी कि लंबे समय से ये सिलसिला बरकरार और इसी तरह छात्रों का मार्गदर्शन आप कर रहे हैं। मैं अनुराग के पास आना चाहूंगी। अनुराग, अपने बारे में बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं, क्या पढ़ाई करते हैं और कोचिंग आपको एग्जाम में कैसे मदद करती है, कैसे आपकी तैयारी होती है? जी, मैं क्लास 12th में स्टडी करता हूँ। मेरे पास पीसीएम सब्जेक्ट है। मैं ऑक्सफोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी स्टडी कर रहा हूँ और मैं कोचिंग में पिछले 6 सालों से ज्वाइंट हूँ सर के साथ। छोटू भैया, हम प्यार से सर को छोटू भैया भूपेंद्र सर बोलते हैं। और सर के साथ मैं 6 साल से ज्वाइंट हूँ। हमारे पास सब सब्जेक्ट के टीचर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हमारे एवरी वीक संडे को टेस्ट भी रिगार्ड होते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, हिंदी इंग्लिश के भी टेस्ट होते हैं। और जी बिल्कुल, लगातार यानी कि तैयारियां करते रहते हैं और टेस्ट भी होते हैं और ये सीरीज लगातार चलती रहती है। सर के पास मैं आना चाहूंगी। सर, आपकी संस्था में छात्रों को पढ़ाया कैसे जाता है, क्योंकि आपने बताया 5th क्लास से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स आपके पास हैं। हर एज के स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि 5th के बच्चे उन्हें समझाने में थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, 12th के बच्चे काफ़ी मैच्योर होते हैं। तो कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस लेते हैं? जी ऐसा है कि हर जब सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर बांटे हुए हैं तो उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन में सभी के लिए सेपरेट रूम अवेलेबल हैं। तो एक साथ में मतलब 5 क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं और 5 जब क्लासेस है तो सभी के लिए अलग अलग टीचर भी अवेलेबल हैं। अब वो टीचर जो है वो हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और रूम्स में इसी को एक्सप्लेन अच्छे से करने के लिए प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं, ताकि देखिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर थ्योरेटिकल के साथ एग्जांपल जब देना होगा तो विजुअलाइजेशन का बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल आ पाता है। तो विजुअलाइजेशन में साइंस पढ़ाने में भी बहुत आसानी हो पाती है। अब सेपरेट स्टडी तो ये हो जाती है। फिर ऑनलाइन मोड की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी क्लासेस स्किप हो जाती है, छूट जाते हैं या किसी कारण से नहीं आ पाते हैं।
तो फिर इसी से बचने के लिए हमने एक आइडिया ढूंढा कि क्यों ना यूट्यूब का इस्तेमाल करा जाए। वैसे भी कोविड टाइम पे यूट्यूब का बहुत इस्तेमाल करा गया, तो यूट्यूब के जरिए फिर हम उन बच्चों को भी क्लासेस दे पाते हैं। साथ में जब 2020 में कोविड आया था, तो कोविड में बच्चों की बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो इसीलिए हमने फ्री क्लासेस का भी कंडक्ट करी। तो पिछले 2020 या 21 में हमने फ्री क्लासेस में पढ़ाया बच्चों को। जी बिल्कुल, बेहद अच्छी बात आपने बताई कि फ्री क्लासेस भी आपने लगाई हैं, और कोविड का दौर ही ऐसा था, सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बंसल समूह का भी यही नारा है कि सब पढ़े सब बढ़े। तो बंसल समूह की किन नीतियों को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और किस तरह से आप देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? बंसल जो है वो बहुत ही लीडिंग इंस्टीट्यूट है ना, और मैंने वहाँ पे विजिट करा हुआ है। तो लैब वगैरह जब देख के आया तो मुझे ऐसा लगा कि लैब वगैरह में जो चीज़ें विजुलाइज करते हैं उसको अगर प्रैक्टिकली देख पाएंगे तो बच्चों को कितने अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे और याद रह पाएगी। तो इसीलिए बंसल इंस्टीट्यूट जनरली जो आज के टाइम पे है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम पे जैसे आने वाला टाइम टेक्निकल है, तो टेक्निकल नॉलेज जब बच्चों के पास होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को आगे अपने फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात करें कि टेक्निकल नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूँगी। तकनीकी क्षेत्र में टेक्निकल नॉलेज में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं, और आप कैसे देखते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना ज़रूरी है? जैसे सर ने बताया कि बंसल कॉलेज में सर के साथ हम भी विजिट पे गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिकल सुविधाएँ उपलब्ध है, लैब्स उपलब्ध हैं, और जिस प्रकार स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर के लिए डेवलप किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसी प्रकार से आगे का जो समय तकनीकी माने टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड आएगा, उसमें तकनीकी चीज़ों की आवश्यकता, नॉलेज की बहुत आवश्यकता रहेगी। इसलिए जो आगे अब स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, टेक्निकल नॉलेज, एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे गेन करें। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आप पढ़ाते हैं, हर क्लास के बच्चों को गाइड भी करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की कितनी महत्वता होती है हमारे जीवन में, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स करीब है, क्योंकि ये समय चल रहा है, आज जनवरी का आखिरी दिन है, और ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि बच्चे समझ जाएँ कि हमें एग्ज़ाम से पहले कैसी तैयारी करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट कितनी भूमिका निभाता है? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो स्टूडेंट के अलावा वैसे तो सभी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक बार टाइम निकल गया तो फिर आप उसको वापस नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए टाइम की रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। पर वहीं स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की लाइफ में जो है वो साइकिल, मतलब सुबह से जो दिन है स्टार्ट होता है वो स्कूल से होता है, फिर स्कूल, उसके बाद कोचिंग, देन उनको खुद को भी सेल्फ स्टडी करना होती है। तो उनको अच्छे से एक एक चीज़ ये बताई जाती है कि भाई अगर आप अभी टाइम नहीं दे पाएंगे पढ़ाई को तो फिर आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट ऐसा बनाएं कि अपने हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएँ। अगर आप हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे तो आप पे आखिरी टाइम पे लोड नहीं आएगा। एग्जाम टाइम पे जनरली क्या होता है, बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं। प्रेशराइज का कारण सिंपल सा ये है कि हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दिया। जनरली अगर हम मैथ स्ट्रीम की बात करें तो मैथ स्ट्रीम में 3 मेन सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो साल भर बच्चे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तब उन्हें इंग्लिश और हिंदी वो बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर इसीलिए उनको शुरू से बताते हैं भाई कि हिंदी एंड इंग्लिश को आपको साथ लेकर चलना है। अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो एग्जाम में नहीं उलझेंगे, वरना ये होगा कि आप एग्जाम के 2 दिन पहले तक ये ढूंढते रह जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या था, और हमारे नंबर फिर वहीं पर बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए अलग से क्लासेस में थोड़ा सा समझाया जाता है, और स्टडीज में थोड़ा फोकस कर पाए तो कोचिंग टाइम पे ही जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो 5 या 10 मिनट का वीक में एक बार मेडिटेशन का सेशन भी रखा जाता है, ताकि बच्चे अच्छे से क्या कर पाए, फोकस कर पाए। जी बिल्कुल, अच्छी आपने बात कही कि एक वीक में मेडिटेशन का हम एक सेशन भी आप रखते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा सा ध्यान भी लग सके और टाइम मैनेजमेंट भी कर सके। अनुराग, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि सर जैसे बता रहे हैं आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, और होता भी यही है जनरली कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं और इंग्लिश और हिंदी को भूल जाते हैं। आप इन 5 सब्जेक्ट्स को लेकर कैसे चलते हैं? जी, हमने शुरू से साथ में लेके चले हैं 5 सब्जेक्ट को, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। सुबह से हमारी दिनचर्या 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है जी। सुबह 5 बजे हम उठते हैं, नहा धो के केमिस्ट्री की कोचिंग लगती है, केमिस्ट्री कोचिंग के बाद स्कूल के बाद आके 2 बजे से मैथ्स की कोचिंग, 3 बजे फिजिक्स की कोचिंग। उसके बाद जो फिर हमारा खुद का डेली रूटीन होता है स्टडीज़ का, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 1-1 घंटे डिवाइड है, और हर सब्जेक्ट का हर वीक में एक टेस्ट देना, खुद का एक वो बना के रखा है कि इस सब्जेक्ट को इतने चैप्टर 1 हफ्ते में कंप्लीट करने हैं, या इस सब्जेक्ट के इतना कुछ करना है। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और ऐसे में देखिए सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। एग्जाम से पहले अगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान ले लिया, स्कोर भी बिगड़ता है। आप कैसे देखते हैं कि बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ को और अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर सकते हैं? अब वो ये जो आप डिस्ट्रैक्शन कह रही हैं तो ये तो हर जगह डिस्ट्रैक्शन होता है,
इसलिए मैंने कहा कि फोकस जब व्यक्ति रहेगा लाइफ में तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है ना। अब पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में भी फोकस रहना जरूरी है, इसीलिए इन सबको समझाया जाता है कि जब पढ़ाई करें तो मोबाइल से ना करें, क्योंकि आने वाला टाइम जैसे आप देख रहे हैं अभी टेक्निकल टाइम चल रहा है तो सब यूट्यूब के जरिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर रियलिटी में यूट्यूब से आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 या 2 घंटे के बाद आप कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। इसलिए इनको समझाया जाता है टाइम मैनेजमेंट में कि आप जब पढ़ाई करें तो पढ़ाई के साथ साथ अपने जो डिवाइसेस वगैरह जितने भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा साइड में रखें और पढ़ाई केवल किताबों से करें, क्योंकि डिस्प्ले पे पढ़ाई जो है वो थोड़े टाइम तक कर पाएंगे वरना आंखें खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है। अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि देखिए डिस्ट्रैक्शन तो होता है सोशल मीडिया से और आजकल सबसे ज़्यादा युवा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आपने बताया सुबह से आपकी केमिस्ट्री की कोचिंग स्टार्ट होती है, फिर स्कूल और उसके बाद फिर कोचिंग और फिर घर पर भी पढ़ाई, और ऐसे में एक्टिविटी को समय कैसे देते हैं? जी, एक्टिविटी के लिए एक अलग समय निर्धारित करके रखा है जो कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच का निर्धारित है। उसमें ना तो मोबाइल का उपयोग होगा ज़्यादा, बस फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज लिया जाएगा बस, और उसके ऊपर ही अपने मेंटल एंड फिजिकल एजुकेशन। सुबह 5 बजे से मेडिटेशन करना एक बार, उससे क्या दिमाग स्थिर रहता है। जी बिल्कुल, बेहद अच्छी बात आप अनुराग बता रहे हैं कि ज़रूरी है कि हम पहले से टाइम डिसाइड करें। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। इस समय हम देख रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स पर उम्मीदों का, अपेक्षाओं का ज़बरदस्त दबाव रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसे समझाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि आप नॉर्मल एक तो अपनी लाइफ में मेडिटेशन एंड योगा को इंक्लूड करें, क्योंकि आप अगर उसको यूज़ करते हैं तो एक तो आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी ठीक रहती है और आप दिमागी तौर पे भी स्थिर रहते हैं, स्टेबल हो पाते हैं। और जब आप स्टेबल रहते हैं तो फिर आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं, और जब पढ़ाई कंटिन्यूसली अच्छे से चलेगी तो स्ट्रेस की कोई बात आएगी नहीं। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत पेरेंट्स को भी बात करी जाती है, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं पढ़ाने के लिए अच्छे परसेंटेज के लिए, तो उनसे थोड़ी ऐसी बात करी जाती है कि आप अपने बच्चे को, आपने जिस लेवल का वो आपको हर पेरेंट्स को बच्चे का लेवल पता होता है, तो पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप अपने बच्चे का जो लेवल है उसके हिसाब से बात करिए, वरना आप क्या करेंगे, उससे बोलेंगे 95% बना के दीजिए, तो वो कैसे बनाएगा जब उसने कभी इतनी स्टडी करी नहीं है, उसका जो फंक्शनिंग है उसकी उस तरह से करता ही नहीं है अगर दिमाग काम, तो वो आप जब उस 70% या 80% की बात करें तो उसके लिए वो कर भी सकता है कोशिश, पर जब 95 की बात करेंगे तो वो वैसे ही प्रेशर में आ जाएगा, और जब 95 की बात करेंगे प्रेशर में आया तो फिर उसके बाद पढ़ाई तो उसकी होनी नहीं है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी समझाया जाता है, साथ में बच्चों को भी समझाया जाता है कि आप जो है अपने लेवल के हिसाब से स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठ गए, मेरे को तो 95 बनाना है, मैं 2 महीने में 95 बना लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर उसको मेहनत करेंगे तो मेहनत करके तो अचीव कर सकते हैं, पर वो पेरेंट्स को भी समझना होता है। जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझें और एक प्रेशर न डालें कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। अनुराग, आप अपने लक्ष्य को कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं और उसके लिए तैयारी कैसे करते हैं? जी, लक्ष्य डिसाइड करने के लिए सबसे मैनेजमेंट तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। सब सब्जेक्ट के लिए एजुकेशन और सब सब्जेक्ट की नॉलेज ज़रूरी होती है। एक गोल निर्धारित करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास उसके लिए बिल्कुल जुनून होना चाहिए कि आपको बस ये करना है, ये काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, और उसके लिए एक डेडलाइन सेट करिए कि आपको इस समय के पहले आपके जीवन का आपने लक्ष्य प्राप्त करना है। जी। और सबसे मेन है इसको डेडलाइन, एक टाइम निश्चित करके उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते उस टाइम में देखिए कि आपने क्या सुधार किया है या क्या बिगाड़ किया है, फिर उस हिसाब से आपने को अपने गोल को सेट कीजिए कि आप क्या करना है, कौन सी चीज़ को कितने डीपली जाना है और कौन सी चीज़ को कितनी लाइटली लेना है। जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि हम पहले से ही सारी चीज़ें मैनेज करके चलें। सर, आपके पास मैं आना चाहूँगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये तमाम बातें हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ परिवार की भी काफ़ी भूमिका रहती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे समझाएं। आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी है कि हम पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी लेकर चलें, ताकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं और रिजल्ट अच्छे ना होने से डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आगे के रिजल्ट और ज़्यादा ख़राब होते हैं। ऐसे में बच्चों को आप कैसे संभालते हैं? इसीलिए हम लोग डेली वे टेस्ट रखते हैं। जैसे कि जब सिलेबस पूरा हो जाता है तो सिलेबस के बाद कई जगह रिवीजन स्टार्ट करते हैं, पर हम रिवीजन ना करते हुए हम कंडक्ट करवाते हैं टेस्ट। तो एक दिन टेस्ट रखते हैं, तो टेस्ट में ये होता है कि बच्चे जब पढ़ के आते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस आया था, देन उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आते हैं। तो मतलब जब सिलेबस खत्म हो गया तो रिवीजन ना करते हुए डेली टेस्ट रखते हैं। टेस्ट के बाद जब जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा या चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद वीकली तौर पे पेपर रखे जाते हैं। तो एग्जाम कंडक्ट करवाने से जब बच्चे बहुत सारे एग्जाम देने लग जाते हैं तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाता है, ताकि क्या होगा कि जैसे ही बोर्ड का एग्जाम होता है तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं, तो पैनिक नहीं होते फिर उस टाइम पे। जी अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए एग्जाम्स करीब है और ऐसे में तैयारी डबल भी करनी पड़ती है, क्योंकि साल भर की मेहनत
कब रंग लाएगी, ये वो समय आ गया है। एग्जाम्स का टाइम है, तो आपकी क्या कुछ तैयारियां एग्जाम्स को लेकर और कैसे तैयारी करें? कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त आपको देख रहे होंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं अपनी तैयारी? जी, अब तो एग्ज़ाम के कुछ एक महीने का लगभग एग्ज़ाम का बचा है, तो सब जी। सब्जेक्ट को शुरू से लेके चलना चाहिए। मेन बात तो ये है, अगर वो सब सब्जेक्ट को शुरू से लेके चलेंगे तो सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा। अब अपन बीच में से लास्ट मंथ पे सोचेंगे 95 या 90 अबव% बनाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। बस आप उस पर फोकस कीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं या कौन से सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं है। अब एक सब्जेक्ट रहता है और एक सब्जेक्ट ऐसा रहता है बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता उसमें, जी। और एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि उसको उस सब्जेक्ट का एक चीज़ आती है, तो वो जो सब्जेक्ट में वीक है या उसमें कुछ नहीं आता, कम आता, उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और हिंदी इंग्लिश को तो ऐसा है, बच्चे लाइटली लेते हैं। एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ही उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिंदी और इंग्लिश को। तो उनको स्टार्टिंग से लेके हर चैप्टर की रिवाइज करना चाहिए और अपने एक डेली रूटीन बनाना चाहिए, स्टडी टाइम टेबल। खुद कोचिंग और स्कूल से हटके जो टाइम बचता है उसको मैनेज करने के लिए एक स्टूडेंट्स के लिए 8 घंटे से कम समय स्लीपिंग टाइम अच्छा होना चाहिए, ना कि ज़्यादा। उससे अगर ज़्यादा स्लीप लोगे तो आप आलसी होगे, एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जी। और सब सब्जेक्ट का एक डेली रूटीन टाइम टेबल सेट करके उसको एक सब्जेक्ट का 1 घंटा, फिजिक्स का तो 1 घंटा, केमिस्ट्री का 1 घंटा, मैथ्स का, ऐसे डिसाइड करके और हर 1 घंटे पे 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले। और जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है जैसे मोबाइल है, टीवी है, इनसे दूर रहें। वो 10 मिनट के लिए आप नेचर को देखिए, म्यूज़िक सुनिए, ऐसी चीज़ करिए जिससे कि आपका दिमाग डाइवर्ट हो, वो जो आपने याद करा है या पढ़ा है, लर्न किया, उसको आप अपने दिमाग में सेट कर सके। जी, बिल्कुल, यानी कि हम अपनी हॉबीज़ के साथ-साथ में पढ़ाई करें ताकि और बेहतर स्कोर पा सकें। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन के लिए बंसल समूह भी लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार कोशिशें कर रहा है। टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं और आज के टाइम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, आज के टाइम पे कोविड के बाद से ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादातर ध्यान होने लगा है। उसका सिंपल सा कारण ये है कि इकोनॉमी के हिसाब से बात करूँ तो पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो सब बंद हो चुकी थी, लेकिन एक ही सेक्टर जो पूरे टाइम काम कर रहा था वो था सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का सबसे अच्छा बेनिफिट था कि बच्चे जो है या फिर वर्कर जितने हैं वो सब घर से काम कर रहे थे, और वो घर से काम कर पाने का एक ही कारण है टेक्निकल एजुकेशन। तो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई कंटिन्यू रखें, पर साथ में अदर स्किल पे भी ध्यान दीजिए। अदर स्किल में अब जैसे बंसल ग्रुप है, तो बंसल ग्रुप में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और वहाँ पे आपके जो कॉलेज वगैरह में प्रोग्रामिंग फंक्शंस हो गए या फिर एक्टिविटी के साथ साथ टेक्निकल कोर्सेज के लिए थोड़े बहुत अप्रेंटिस आर्टिकलशिप जो कहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो चलते हैं। तो बच्चे उसको भी ज्वाइन करके अपने कॉलेज स्टडीज़ या स्कूल स्टडीज़ के साथ साथ अदर कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर वगैरह जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर आने वाले टाइम पे। जी, बिल्कुल ज़रूरी है कि हम समय के साथ बदलें और टेक्निकल एजुकेशन पर भी ध्यान दें। अनुराग, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपने बताया कि आप लगभग 6 सालों से इसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सर के साथ हैं। तो इस बीच में हमने कोविड का दौर भी देखा जहाँ हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। कितना टफ वो समय था ऑनलाइन क्लासेस के साथ, और कोचिंग ने आपको कितनी हेल्प की? जी, कोचिंग ने तो बहुत हेल्प की, बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड किए कोचिंग में एग्ज़ाम के लिए। जब हम 10th क्लास में थे बोर्ड का, तो सर ने हमारे लिए यूट्यूब चैनल भी चालू किया था। जी। और बहुत सारे टेस्ट पेपर और एक जो बोल सकते हैं अपन, एक एग्ज़ाम फॉर्म रहता है, उसके लिए हेल्प की सर ने। एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया, एक स्टेज लेवल प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को कि क्या कौन से सब्जेक्ट की कितनी तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा मैथ्स में दिक्कत थी, तो सर ने मैथ्स की अलग एक एडिशनल वीडियोस डाली यूट्यूब पे, और टेक्निकल चीज़ों का उपयोग करके सर ने बहुत मदद की हमारी। जी, बिल्कुल। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, एक टीचर हैं आप, लंबे समय से बच्चों को मार्गदर्शन देते आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो हम इस वक्त देख रहे होंगे, कुछ पेरेंट्स भी होंगे जो हम इस वक्त देख रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स का समय करीब है, और ऐसे में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो कैसे टाइम मैनेजमेंट अभी भी करें, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, और इसके साथ ही पढ़ाई पर कैसे ध्यान दे सकें? अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि टाइम जो है 2 मार्च के आसपास एमपी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, और 15 फेब या 20 से आपके सीबीएसई के एग्जाम स्टार्ट होते हैं। तो टाइम जो है वो 15-20 दिन का बचा है। तो 15-20 दिन में आपको ये करना चाहिए कि आपने जो पहले पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करते हुए नई चीज़ें उन पर थोड़ा थोड़ा फोकस करें, वरना क्या आप नई चीज़ें पूरी पढ़ने लग जाएंगे तो पुराना जितना पढ़ा है वो स्किप हो जाएगा, वो भूल जाएंगे। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चों ने जितना पढ़ा है उसमें वो पूरा सपोर्ट करें। इसके अलावा जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ थी, आप जो घूमने वगैरह जाते हैं तो वो सब बंद करते हुए, क्योंकि आखिरी के 15-20 दिन है, तो आप इसी में अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो आपने साल भर भले ही ना पढ़ा हो कुछ भी, लेकिन
देन आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं फिर। तो अभी जो एंड टाइम है, एंड टाइम पे सभी बच्चों को अपना शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि स्कूल वगैरह तो जनरली ऑफ हो ही जाते हैं, स्कूलों में क्लासेस अभी इस टाइम पे बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल्स को करवाना होते हैं। तो आपके पास स्कूल का टाइम भी पूरा रहता है, देन उसके बाद कोचिंग का टाइम भी बचता है। तो कोचिंग में तो केवल डाउट क्लियर के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग्स में भी जनरली नया जो टॉपिक है वो बहुत ही कम मतलब रिवीजन तौर पे पढ़ाया जाएगा, या फिर आपको केवल डाउट रहेंगे तो डाउट सेशन चल रहे होते हैं। पूरा सिलेबस तो 15 दिन में होता नहीं है, इसलिए बच्चों को सुबह से अपना रूटीन बनाना चाहिए और शाम के टाइम तक ही पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत बीच में आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लेके आपको एक पढ़ाई के लिए लेकर जुनून लेकर आना होगा कि मुझे इतने % बनाना है, मतलब 15 दिन में भी टारगेट सेट करके उसको अचीव करा जा सकता है। जी बिल्कुल, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे हासिल भी करें। अनुराग सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं और हमने आपकी रूटीन में भी सुना, जैसा कि आपने बताया कि केमिस्ट्री की कोचिंग शुरू होती है सुबह से, उसके बाद स्कूल कोचिंग, फिर उसके बाद घर की भी पढ़ाई, लेकिन एग्जाम्स करीब हैं, ऐसे में आपकी क्या कुछ खास तैयारियां रहने वाली हैं? जी, अब तो बस एग्जाम जब करीब है तो रिवीजन ही रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट का, जितना पहले पढ़ा। अब वो नया पढ़ने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, तो जितना पढ़ेंगे उतना भूलेंगे ही सही, नया जो पढ़ेंगे। तो इसलिए सब सब्जेक्ट का रिवीजन जारी है हमारा अभी, और सब सब्जेक्ट के मंथली वीकली टेस्ट होते हैं। एक हफ्ते में तीनों सब्जेक्ट के टेस्ट, फिर नेक्स्ट वीक की तैयारी, उसमें तीनों सब्जेक्ट के टेस्ट, ऐसे करके पूरे वीक में 6 या 7 टेस्ट हो जाते हैं हमारे कम्प्लीटली। और हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर है, अभी तो 90+% स्कोर करने का सोचा है, बस अब देखते हैं भगवान ने चाहा तो। जी बिल्कुल, मेहनत पर पूरी चीज़ें निर्भर हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से है और आप अपने लक्ष्य को लेकर कितना एकाग्र हैं। सर मैं आपसे समझना चाहूँगी, देखिए 12th के स्टूडेंट्स में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि हमने सब्जेक्ट्स तो मैथ्स ले लिया है, बायो ले लिया है या फिर कॉमर्स ले लिया है, लेकिन उसके बाद आगे हमें ग्रेजुएशन क्या करना है, तैयारी किस चीज़ की करनी है। ऐसे में बच्चों के बीच में जो कन्फ्यूजन होता है उसे दूर करने के लिए आप कैसे सलाह देते हैं? एक तो बच्चों को पहले तो बताया जाता है कि आपको करना क्या चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे 50% बच्चे ऐसे रहते हैं ना, पता ही नहीं कि करना क्या है। तो उसके लिए फिर उनको अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या क्या फ्यूचर में ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके कोर्स के बाद। तो उस कोर्स के हिसाब से आप क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं। फिर हमें अभी बंसल के शैलेंद्र सर हैं, तो शैलेंद्र सर से भी बात हुई, तो उन्होंने भी एक सेशन रखा था जिसमें उन लोगों ने बच्चों की काउंसलिंग करी थी कि कौन बच्चा क्या क्या कर सकता है और आगे जाके बंसल ग्रुप उन्हें किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो क्या अपने कोचिंग के माध्यम से आप किसी तरह के करियर काउंसलिंग वाले प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं या फिर आगामी समय में करने वाले हैं? अभी तक तो नहीं है, आने वाले टाइम पे जरूर कर सकते हैं। जी अनुराग, मैं आपसे समझना चाहूँगी, देखिए 12th के स्टूडेंट हैं आप और ऐसे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमें आगे क्या करना है। सर ने बताया कि वो तो समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं और आपने क्या कुछ डिसाइड कर रखा है? जी, हमने तो आगे बीटेक करने का सोचा है 12th बाद CS से, तो उसके लिए सर ने पूरी काउंसलिंग करी। एक दिन 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी हमारी सब 12th स्टूडेंट मैथ स्टूडेंट की, PCM वालों की। तो सर ने बताया उसमें कि क्या क्या स्ट्रीम से आगे जाके आप कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, अंत में आपसे क्या पूछना चाहूँगी मैं कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे तमाम पेरेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात हमने की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की, तैयारी कैसे करनी है, और आपके छात्र ने अभी हमें बताया अनुराग ने कि आखिरी के समय में रिहर्सल कैसे करनी है, रिवीजन माफ़ कीजिएगा कैसे करना है। आप स्टूडेंट्स को क्या कुछ संदेश देंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अब लास्ट टाइम बचा है तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। अदर एक्टिविटीज़ जो है अभी घूमना वगैरह या मोबाइल चलाना सब बंद करते हुए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, और पढ़ाई पे जब अच्छे से फोकस कर पाएंगे तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका एक टेस्ट सेल्फ से लगा के देखें। मतलब आपने अगर आधा सिलेबस भी कवर कर लिया तो आधा सिलेबस के लिए क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आज के टाइम पे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। उन क्वेश्चंस को भी खुद ही चेक करना है, तो आप जब खुद ही सेल्फ चेक करेंगे तो आपको गलतीज भी खुद ही मिल जाएंगी। तो जब गलतियां भी मिलने लग जाएंगी तो आप उन गलती को करेक्शन करिए। इससे आपका आंसर जो है वो राइटिंग भी सुधर जाएगी, गलतियां भी मिल जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाएगी। तो आपको रिविजन की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि हम इस समय की कीमत को समझें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना लक्ष्य डिसाइड करें। तो ये थे हमारे साथ लोकेश सिंह ठाकुर जी, जो कि बेस्ट कोचिंग के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ उनके छात्र अनुराग वर्मा हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों तक ये मार्गदर्शन पहुँचाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।